हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। कहा जाता है कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के कारण वर्ल्ड के समस्त ग्लेशियर और साथ में ध्रुवीय क्षेत्र कंटिन्यूअसली पिघल रहे हैं और इनके पिघलने का असर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से पूरी की पूरी धरा अर्थात पृथ्वी पर पड़ रहा है। हिमालय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च के हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य विद्यमान है। हाँ, ये बात अलग है कि वहां तक मानव की पहुंच ना हो पाने के कारण ये रिसर्च उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, परंतु जो सैटेलाइट इमेज होती हैं, जो उपग्रह चित्र होते हैं और जो उपग्रह मानचित्र होते हैं, उनके आधार पर अध्ययन अवश्य किया जाता है। 2001 से 2020 तक हुए अध्ययनों में 2019 में सितंबर 2019 में एक चौंका देने वाली बात यह मालूम चलती है कि भाई उत्तराखंड वाला जो एरिया है, जो नीति वैली के समीपवर्ती क्षेत्र में है, यहां पर एक नए ग्लेशियर को खोजा जाता है। याद रखिएगा, डेट थी सितंबर 2019, परंतु उतने ज्यादा डेटा ना हो पाने के कारण अर्थात डेटा की कमी होने के कारण इसको पब्लिश नहीं किया गया था। पब्लिश अभी हाल ही में किया गया है, अर्थात आज ही के दिन, और बताया गया है कि जो रेडॉर्फ और साथ में रेखना ग्लेशियर वाला क्षेत्र है, यहां पर 48 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ 10 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर मौजूद है, जिसको अभी तक मानव ने नहीं देखा था। अब ये ग्लेशियर कहां से आया और कैसे आया, तो भाई ये डायरेक्टली आकाश से तो प्रकट नहीं हुआ होगा। इसको नया इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी तक मानव इससे अनभिज्ञ था, अर्थात ये मानव की जानकारी में नहीं था। सैटेलाइट मानचित्र में इसका जब अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि भाई 2001 से 2002 की यदि हम बात करते हैं तो वहां पर इसका मूवमेंट देखा गया था, अर्थात ये 7 मीटर प्रति ईयर के हिसाब से या फिर 7 मीटर प्रति वर्ष की दर से ये आगे की ओर बढ़ रहा था। जैसे यदि एक मानचित्र के हिसाब से मैं आपको समझाऊं कि भाई ये है वह ग्लेशियर जिसकी खोज की गई है, ये आप देख पाएंगे। इसको नाम अभी नहीं दिया गया है, केवल और केवल मैं इसके लिए ग्लेशियर वर्ड यूज करूंगा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिलेगा और ये इसकी जो लंबाई है ये बताई जा रही है 7 किलोमीटर और इसका जो एरिया है ये बताया जा रहा है 48 स्क्वायर किलोमीटर तक का क्षेत्र। यदि सैटेलाइट इमेजेस पर हम आए तो ये बताती हैं कि भाई 2001 से लेकर अभी वर्तमान में यानी कि 2022 तक इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। आप ये देखेंगे कि ये कंटिन्यूअसली उत्तर की ओर अर्थात कुछ इस प्रकार से यह गति कर रहा है। अब ये गति किस ओर कर रहा है तो इसके लिए आपको लोकेशन समझनी होगी और साथ में यह है नीति वैली वाला क्षेत्र। यदि इसकी PDF आपको चाहिए हो अर्थात इस पूरे वीडियो की, तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अभिषेक कुमार ज्योग्राफी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है और यदि किसी प्रकार के कोई भी डाउट है तो आप इन सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए वो डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। न्यूज को जरा ध्यान से सुनना कि नए ग्लेशियर की खोज को लेकर हम इस न्यूज की बात कर रहे हैं कि भाई ये ग्लेशियर कहां खोजा गया है और इससे वैज्ञानिकों को क्या क्या सहायता मिल सकती है। अब इस सैटेलाइट इमेज को समझने के लिए आपको पहले इसकी लोकेशन को समझना होगा कि एक्चुअली चमोली जिला आता कहां पर है भाई। तो यदि मैप के अकॉर्डिंगली हम देखें तो यह है चमोली जिला वाला क्षेत्र। इसके उत्तरी भाग में या फिर उत्तर पूर्वी भाग में आपको दिखेगा उत्तरकाशी वाला एरिया और लगभग दक्षिणी भाग में या फिर आप पूर्वी भाग में भी बोल सकते हैं दिखेगा आपको पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र। और यह जो एरिया है जिसको मैंने हाईलाइट किया है यह है नीति वैली वाला क्षेत्र और यहीं पर आपको नीति दर्रा भी मिलेगा, इसी के ऊपर माना पास भी मिलेगा और इसी के ऊपर थांगला दर्रा भी हमको देखने के लिए मिलता है। अब ये जो नीति दर्रा है याद रखिएगा, जो नीति घाटी है याद रखिएगा चमोली जिले में आती है, चीन के साथ यह सीमा बनाती है। इसी को कहा जाता है उत्तराखंड का लद्दाख और ये ऊंचाई पर स्थित है लगभग 3600 मीटर की। ठीक है, यहां पर कई विभिन्न गांव भी हैं, बसे हुए हैं चमोली जिले के अंतर्गत ही, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार आप ये देखते हैं कि भाई उत्तराखंड बेसिकली टूरिज्म के लिए बहुत जाना जाता है, परंतु यहां पर ग्लेशियरों की संख्या बहुत अधिक है और शीतकाल में यह क्षेत्र पर्यटकों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि यह घाटी केवल और केवल 6 से 8 महीनों तक ही टूरिज्म से या फिर टूरिस्ट से भरपूर रहती है। कालांतर की यदि हम बात करें तो लगभग यह नीति दर्रा भारत और तिब्बत व्यापार के लिए जाना जाता था, परंतु 1962 में जब इंडो चाइना वॉर होता है तो इंडो चाइना वॉर में इसको बंद कर दिया गया था और आज भी
यह बंद ही है, इससे किसी भी प्रकार का कोई व्यापार नहीं होता। हाँ, टूरिज्म के लिए इसका उपयोग किया जाता है, परंतु अब उतना खासा इंपॉर्टेंट नहीं है। यह जो स्टडी की गई है ये वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के द्वारा, जो कि देहरादून में लोकेटेड है। वहां के जो वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है मनीष मेहता। ये ग्लेशियरोलॉजिस्ट हैं, अर्थात हिमालयन क्षेत्र में ग्लेशियरों की स्थिति, अवस्थिति, इनकी लोकेशन जानना और साथ में उनका अध्ययन करना इनका मेन काम होता है। ये जो मनीष मेहता है, इनकी टीम में विनीत कुमार, अजय राणा और साथ में गौतम रावत शामिल थे और इन्होंने लगभग 2001 से लेकर 2022 तक के सैटेलाइट चित्रों का अध्ययन किया। और इस सैटेलाइट चित्रों के अध्ययन में क्या क्या डेटा पाया गया है वो मैं बताता हूं। उससे पहले दो पहाड़ियां हैं यहाँ पर, एक है अबुगामी और एक है गणेश पर्वत। इन दोनों का नाम आपने सुना होगा। इन दोनों के मध्य में स्थित है। एक्चुअली सितंबर 2019 में यह डिक्लेयर कर दिया गया था कि भाई यहां पर एक ग्लेशियर मौजूद है, परंतु उतनी औपचारिकता के साथ, उतनी सटीकता के साथ यह जानकारी नहीं जुटा पा रहे थे। फिर बाद में इन्होंने डिक्लेयर किया, अर्थात एक पूरा का पूरा अध्ययन करके इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इस ग्लेशियर की जो उस समय की, अर्थात सितंबर 2019 से पहले की जो कंडीशन थी, उसमें कुछ उछाल देखने के लिए मिला और साथ में इस ग्लेशियर में कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिला। अब ये परिवर्तन क्या थे, जरा इस इमेज के अकॉर्डिंगली हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, इन्होंने बताया कि जब 2001 से 2002 तक के डेटा का अध्ययन किया गया और 2005 तक आप इसको ले जा सकते हैं, यानी कि 2005-06 तक, तो ग्लेशियर में उतना ज्यादा फर्क देखने के लिए नहीं मिल रहा था। अर्थात ग्लेशियर गति कर रहा था, परंतु 7 मीटर पर ईयर की गति से। और ये गति किस साइड थी, तो ये गति थी तिब्बत और उत्तराखंड की सीमा के मध्य, जिसको आज हम चाइना का नाम देते हैं, उसकी सीमा के मध्य में ये गति कर रहा था। परंतु जब आप 2021-22 में देखेंगे और मेनली जब आप सितंबर 2019 के आसपास के डेटा का अध्ययन करते हैं, तो वहां पर पाते हैं कि इस ग्लेशियर में अचानक से गति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यह अचानक नहीं हुआ था, थोड़ी थोड़ी ये बढ़ रही थी, 7 मीटर पर ईयर से 10 मीटर पर ईयर, फिर 15 मीटर पर ईयर। परंतु 2015 से 2019 तक का जो समय रहता है, यहां पर ग्लेशियर ज्यादा तेजी से मूवमेंट करने लगता है और यह बढ़कर हो जाता है लगभग 133 मीटर पर ईयर, जो कि ग्लेशियर की जो सामान्य गति है उससे बहुत ज्यादा है। अब एक गति तो ये कर रहा था उत्तराखंड और तिब्बत की सीमा पर, साथ में आप देखेंगे कि इसकी दिशा में भी परिवर्तन हो रहा था। अब दिशा में कैसे भाई, तो इस इमेज को आप ध्यान से देखें और इस इमेज को, अर्थात इस अंतिम इमेज को आप ध्यान से देखें। भले ही यहां पर उतना ज्यादा हमको फर्क समझ में नहीं आएगा, परंतु एक्चुअली यहां पर भी आपको चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। और वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई जब हमने सितंबर 2019 में इसमें एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा कि वर्तमान स्थिति जो इसकी थी, अर्थात वह ग्लेशियर जिसकी वर्तमान स्थिति कुछ इस प्रकार की थी, ये अपनी मूल स्थिति से लगभग 722 से 800 मीटर आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो फिर हमने कहा कि भाई ये स्टडी का एक विषय है और इस पर एक आर्टिकल लिखना चाहिए। और फिर एंड ऑफ द डे एक आर्टिकल पब्लिश किया गया और उस आर्टिकल के माध्यम से हमको जानकारी मिल पाई। और इस आर्टिकल का नाम आप याद रखिएगा, मैनिफेस्टेशन ऑफ ए ग्लेशियर सर्ज इन सेंट्रल हिमालय यूजिंग मल्टी टेम्पोरल सैटेलाइट डेटा। ठीक है, यह है इसका नाम। अब इसका मतलब क्या होता है भाई, ग्लेशियर सर्ज जो यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है, यह काफी इंपॉर्टेंट है। ग्लेशियर सर्ज का मतलब होता है कि एक ऐसा ग्लेशियर जो कि अपना आकार बढ़ा रहा हो, और इसके आकार बढ़ाने का कारण अभी मैं बताऊंगा कि आकार बढ़ाने का कारण एक्चुअल में हो क्या सकता है, क्योंकि अभी तक हमने यही देखा है कि वैश्विक तापन के कारण ग्लेशियरों का आकार कंटिन्यूअसली घटता है। परंतु ये जो ग्लेशियर सर्जिंग का एक विषय आ गया है, इसके कारण यह पूरी की पूरी न्यूज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लेशियर सर्ज इससे पहले कई इलाकों में देखा गया था, कई क्षेत्रों में इसका अध्ययन किया गया था। और हिमालयन क्षेत्रों की हम बात करें तो पूर्वी हिमालय में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ग्लेशियर सर्ज अर्थात ग्लेशियरों के आकार बढ़ने की घटना देखी गई थी, परंतु उत्तराखंड में यह पहली बार हुआ है। इसका अर्थ है कि हिमालय जिसके बारे में हम पढ़ते हैं और जिसके बारे में विभिन्न प्रकार की स्टडीज करते हैं और हम ये बोलते हैं कि भाई हम कितना कुछ जानते हैं हिमालय के बारे में,
आप सोचें कि हिमालय में कई ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर मानव अभी तक पहुंच नहीं पाया है, अर्थात हिमालयन क्षेत्रों में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी वर्तमान में स्टडी होना बाकी है। ये एक प्रकार का ग्राफ है जिसके द्वारा आप ये देख सकते हैं कि भाई 2001 से लेकर 2021-22 तक इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, और आप पाएंगे कि लगभग 2015 से 2019 के मध्य इस क्षेत्र में अर्थात चमोली घाटी नीति घाटी के आसपास वाले एरिया में बहुत ही ज्यादा चेंजेस देखने के लिए मिली थी। ये दोनों ही मीटर पर ईयर की वेलोसिटी के हिसाब से मैप है, इसका आप अध्ययन करें। इसके अध्ययन की हमें आवश्यकता नहीं है, ये केवल और केवल मैंने आपको दिखाने के लिए लगा दिया है। यदि मान लीजिए भाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको समझने के लिए बैठे, अर्थात अन्यथा की स्थिति में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई भी उपयोग नहीं है। देखिएगा कि यदि ग्लेशियर सर्च की बात हो रही है कि भाई ग्लेशियर आगे की ओर बढ़ रहा है और साथ ही साथ ये अपना आकार बढ़ा रहा है, उससे पहले यदि आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि भाई ग्लेशियर आकार बढ़ा रहा है अर्थात जैसे हिमालय पर्वत अपना आकार विस्तृत कर रहा है, ऐसी कोई घटना है नहीं। आकार बढ़ाने का मतलब जो क्षेत्र है, जो विस्तार है, इसके बढ़ाने की बात हो रही है ना। अब ये ग्लेशियर आकार बढ़ा क्यों रहा है, इसका भी एक कारण है कि भाई इसका कारण जानने के लिए आपको यह जानना होगा कि ग्लेशियर पिघलते क्यों है। इसका एक कारण हो सकता है कि जो हाइड्रोलॉजिकल इम्बैलेंसिंग हो रही है, अर्थात जो जलचक्र हम देखते हैं, यह जलचक्र कंटिन्यूअसली परिवर्तित हो रहा है, कंटिन्यूअसली बाधित हो रहा है। अब कहा जाता है कि भाई ये जो पानी की सरंध्रता होती है, जिसको हम पोरोसिटी का नाम देते हैं, इसके कारण बर्फ की लेयरिंग बनती है, और यदि मान लीजिए ये कम या ज्यादा हो अर्थात ये परिवर्तित हो तो इससे कहीं ना कहीं कोहिशन अर्थात जो बर्फ की परत है इसमें जो स्थिरता होती है ये प्रभावित होती है। तो ये जो हाइड्रोलॉजिकल बैलेंसिंग है अर्थात इसी के द्वारा, ये हाइड्रोलॉजिकल इम्बैलेंसिंग के द्वारा ही किसी ग्लेशियर के पिघलने की दर निश्चित की जाती है। तो ये हाइड्रोलॉजिकल इम्बैलेंसिंग को भी एक उत्तरदायी कारण बताया जा रहा है कि हो सकता है इसके कारण ग्लेशियर में ये जो मेल्टिंग की प्रोसेस होती है, जो पिघलने की क्रिया होती है, ये संपन्न ना हो पा रही हो, और इसके अंदर की जो बर्फ है यह संचित रहती हो, और इसके कारण जो बाहरी तापमान है इसका इस ग्लेशियर पर किसी प्रकार का कोई इंपैक्ट ना पड़ता हो। तो ये जो हाइड्रोलॉजिकल इम्बैलेंसिंग है ये एक कारण हो सकता है। साथ ही साथ जब आप ग्लेशियर को देखते हैं तो इसमें कई प्रकार की लेयर्स होती है, और इन दो लेयर्स के मध्य में जो लुब्रिकेशंस होते हैं, है ना, अर्थात चिकनी सतह होती है, इसके द्वारा जो ग्लेशियर है ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे फिसलते हैं, और इसका मेन कारण क्या है कि इसकी जो सरफेस है ये स्लिपरी हो जाती है ना। इसको कहा जाता है थर्मल कंट्रास्ट, है ना, और इसका भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है किसी ग्लेशियर के पिघलने पर। तो दूसरा कारण हो सकता है कि ये ग्लेशियरों के मध्य की सतह, जिसको हम सामान्यतः थर्मल कंट्रास्ट का नाम देते हैं, और साथ ही साथ एक और कारण है सेडिमेंट्री ट्रे, यानी कि वह पानी जो कि कई बार चिकना हो जाता है, और इसके चिकने होने के कारण जो परत है ये नीचे की ओर खसकती है ग्लेशियर की। तो ये जो तीन कारण है ये मेन रीजन बताए जा रहे हैं, परंतु याद रखिएगा ये जो तीन कारण है ये केवल और केवल अभी बताए गए हैं, अभी दावा नहीं किया गया है। तो कमेंट सेक्शन में नीचे जाकर दावा मत कर देना कि भाई ये वीडियो ही गलत है। ये वो वीडियो है जो कि रिसर्च में पब्लिश किया गया, उसके अनुसार मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। अब आने वाले समय में ये मालूम चलेगा कि ये ग्लेशियर की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इसका नाम क्या रखना है, इसके आकार बढ़ने का कारण क्या है, इसकी वास्तविक दिशा क्या है, और इसकी वास्तविक गति क्या है। एक्चुअली जो सैटेलाइट इमेज के द्वारा अध्ययन किया गया है, वो सैटेलाइट इमेज के द्वारा अध्ययन में ये समस्त जानकारियां सामने आई हैं। ऑफिशियली डेटा जब आएगा, जब यह जो विद्यालय है देहरादून में, ये जो इंस्टीट्यूट है, यह अपना ऑफिशियल डिक्लेरेशन देगा। अभी मनीष मेहता ने जो ऑफिशियल ये मैनिफेस्टो निकाला है, जो रिपोर्ट दी है, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसके अनुसार यह पूरा डेटा है, ठीक है। लोकेशन बिल्कुल सही है, चमोली जिला और बाकी जो नीति वैली वाला क्षेत्र है वो सब कुछ सही है, परंतु इसके बढ़ने का आकार इसके आकार बढ़ाने का कारण ये हो सकता है गलत हो जाए। अब ये जो सर्जिंग ग्लेशियर है, अर्थात ये जो ग्लेशियर आकार बढ़ा रहा है, ये अध्ययन का विषय इसलिए है क्योंकि वर्तमान में हम ये बोल रहे हैं कि भाई वैश्विक तापन के कारण कंटिन्यूअसली ग्लेशियर आकार घटा रहे हैं,
अर्थात जलवायु से संबंधित अध्ययन में इसकी मेन हेल्प ली जा सकती है कि भाई किस प्रकार से जलवायु का विपरीत असर आपको इस ग्लेशियर पर देखने के लिए मिल रहा है। और यदि इस ग्लेशियर पर विपरीत असर देखने के लिए मिल रहा है तो क्या हिमालयन क्षेत्र में ऐसे और भी कई स्थान हैं जहां पर सेम यही घटना हो रही हो और उनका भी अध्ययन किया जा सकता है। साथ ही साथ याद रखना कि इससे आसपास के वातावरण के बारे में हमको नई जानकारी मिलेगी, अर्थात आसपास ऐसी क्या वातावरणीय परिस्थितियां मौजूद है जिसके कारण इस ग्लेशियर पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है और सकारात्मक प्रभाव अर्थात इसका आकार कंटिन्यूसली बड़ा हो रहा है, यह भी अध्ययन किया जा सकता है और इसका प्रभाव भी देखा जा सकता है। यानी कि हर बार ऐसा ही नहीं होगा कि भाई यदि ग्लेशियर आकार बढ़ा रहा है तो यह बहुत अच्छी बात है। कई बार आप देखते हैं कि ग्लेशियर फटते हैं, ग्लेशियर के पिघलने के कारण जो GLOF है अर्थात ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट लेक, जो कि कुछ इस प्रकार की देखने के लिए मिलती है कि आजू बाजू आपको ग्लेशियर देखने के लिए मिल रहे हैं और इनके मध्य में एक ग्लेशियर झील मिल गई है जो कि इन्हीं ग्लेशियरों के पिघलने के कारण निर्मित है। और यदि इसका निर्माण होता है तो ये एक चेतावनी की तरह बिहेव करती है कि सर यहां पर रहने वाले जो आम लोग हैं उनको सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। तो हर बार ग्लेशियर सकारात्मक ही प्रभाव दे ये जरूरी नहीं है, कई बार इनका निर्माण नकारात्मक प्रभाव भी प्रस्तुत करता है। तो याद रखिएगा कि ग्लेशियर सर्जिंग के कारण कोई खतरनाक झील ना निर्मित हो जाए या फिर जो कोई GLOF ना बन जाए, और यदि ये बनती है तो उसके लिए चेतावनी भी जारी कर सकेंगे यदि ऐसी कोई स्थिति बनी तो। और साथ ही साथ यह भी अध्ययन किया जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से भविष्य में जो ग्लेशियर का पैटर्न है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसके लिए भी यह उपयोगी साबित हो सकता है। अब आपके लिए यह टॉपिक क्यों उपयोगी है? क्योंकि भाई जो यूपीएससी है यह एनवायरमेंट, इकोलॉजी, ज्योग्राफी से ऐसे करंट अफेयर पूछता है जो कि सब्जेक्टिव होते हैं, अर्थात जहां कहीं पर भी आप हिमालय का अध्ययन करेंगे तो हिमालय के अध्ययन के साथ साथ आपको इसका करंट अफेयर भी लिखना होगा। इससे पहले वाला करंट अफेयर यदि आप देखें तो GLOF के संबंध में था, हिमालयन रीजन से। अब ये वाला आ गया है तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, और यदि नोट डाउन नहीं कर पाते हैं तो इवन इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इसको एज अ PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यदि आप 2026, 2027 या फिर 2025 के यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आप सभी के लिए स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर P2I बैचेस लॉन्च कर दिए गए हैं। 2025 के अभ्यर्थियों के लिए SIP प्लस बैचेस हैं ये। यदि आप इन सभी बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं या फिर इन सभी में से किसी एक बैच का यदि आप पार्ट बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और डायरेक्ट वेबसाइट को विजिट करें। विजिट करने के पश्चात आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और AKB लाइव कोड का यूज किए जाने पर आपको समस्त प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी और साथ ही साथ मैक्सिमम डिस्काउंट भी उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें। SIP बैचेस के प्रारंभ होने की तिथि 10 दिसंबर है, समय है शाम को 5 बजे। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।